पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीडी एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। हैदराबाद में इस समय उनके विवादित बयान ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर रखा है। हर तरफ तनाव देखने को मिल रहा है। राज्य के गृह मंत्री कह रहे हैं कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि आज जुमे की नमाज के बाद हंगामा न बढ़ जाए, इसको देखते हुए आनन फानन में हैदराबाद पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार किया है। ओवैसी के साथ कार्यकर्ताओं की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि मैंने 90 कार्यकर्ताओं को छुड़ाया। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी अच्छी। ओके। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे की नमाज को लेकर हैदराबाद के नागरिकों से अमन और शांति की अपील की है। कल का जुमा पुरअमन तरीके से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने औलादों की, अपने नौजवान बच्चों की भी सरपरस्ती करें, और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ हो। लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभवन भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा चुनाव आयोग ने की है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राज्यपाल रमेश बैस हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला सुनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजभवन में कानून विशेषज्ञों को बुलाया है, जहां वो आयोग के पत्र पर सलाह लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगी, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, हैं तैयार हम, जय झारखंड। राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा का विशेष सत्र आज 11 बजे से शुरू होगा। आज आयोजित होने वाला विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। दरअसल ये सत्र दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जारी सियासी उठापटक और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को लुभाने के आरोपों के बीच होने जा रहा है। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी दिल्ली में शराब नीति के विरोध में चंदीगीराम अखाड़ा पर प्रदर्शन करेगी। पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर नई शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और बीजेपी ने भी आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। AICC के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय माकन ने ट्वीट किया है कि कल यानी आज 12 बजे AICC से शराब के ठेकों में कैसे है भ्रष्टाचार और क्या केवल सिसोदिया ही हैं जिम्मेदार, या सब मिले हुए हैं जी। कृपया जरूर देखें कुछ नए तथ्यों के साथ। दरअसल कांग्रेस दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए हुए है। हैदराबाद के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग उठने लगी है। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर काफी बवाल हुआ था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग की है। विहिप ने फारूकी के शो को रद्द करने के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिखा है। 28 अगस्त को दिल्ली में फारूकी का शो है। विहिप ने पत्र में लिखा है कि ऐसा न हुआ तो विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता शो के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टर गोमेना लॉरेंस टेक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा उद्योग में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के नए तरीके तलाशेंगे। डॉक्टर टैक्स अपने भारत दौरे के दौरान हैदराबाद भी जाएंगी, जहां वो भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ बातचीत करेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। चुने गए शिक्षकों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना से 3-3 शिक्षक शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को हर साल एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी प्रोटेस्ट मार्च करेगी। ये विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक होगा। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी अग्निमित्रा पाउल करेंगी, जिसमें उनके साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष और स्टेट बीजेपी सेक्रेटरी प्रियंका टिब्रेवाल होंगी। दरअसल 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। भारतीय रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने आरजेडी नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के 2 बैंकों के 4 लॉकर और बैंक खातों की जांच करने के बाद सभी को फ्रीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह और उनकी पत्नी के नाम से 10 लॉकर बैंक में पाए गए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर लिया। यह बैंक लॉकर एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया में है। सीबीआई की छापेमारी पर सुनील सिंह ने कहा कि ये कार्रवाई महागठबंधन के खिलाफ बदले की नीति से किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां 6 जिलों में हुए गन्ना भुगतान का ब्यौरा सीएम को बताया जाएगा। साथ ही सीएम योगी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वो छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएससी की 3 कंपनियों के अलावा मुजफ्फरनगर व सहारनपुर से भी फोर्स बुलाई गई है। कर्नाटक में कांग्रेस के विरोध और आज बीजेपी के जन जागृति सम्मेलन से पहले कोडागू जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस तरह प्रशासन ने कांग्रेस के विरोध और बीजेपी के जन जागृति सम्मेलन दोनों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दरअसल धारा 144 24 अगस्त की सुबह 6 बजे से 27 अगस्त की शाम 6 बजे तक लागू है। उपायुक्त बीसी सतीश ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस अवधि के दौरान जुलूसों और रैलियों पर रोक रहेगी। हरियाणा बीजेपी की नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के शव का गोवा में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आज अभी पोस्टमार्टम उसका चल रहा है। कल उसके रिलेटिव्स, उसके भाई और अन्य रिलेटिव्स आए, उनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हुए। आज उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट दी है, जिस पर मर्डर का मुकदमा 302/34 FIR नंबर है इसका 134/22 पुलिस स्टेशन अंजना में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव हिसार पहुंच चुका है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर गोवा से रात 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से हिसार के लिए पार्थिव शव रवाना किया गया। इस दौरान सोनाली के भाई रिंकू पार्थिव शरीर के साथ मौजूद थे। बता दें कि गोवा पुलिस ने सोनाली के मामले में हत्या का केस दर्ज किया है, क्योंकि उनके परिवार को शक है कि उनकी हत्या की गई है। सोनाली फोगाट का आज उनके फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि जिस तरह ये अब केस दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उसी के बेस पे कार्रवाई हो और हमें हमारी बहन को न्याय मिले। पोस्टमार्टम के डीएसपी जालवी सर हमसे मिले थे, हमसे मुलाकात की और उन्होंने कमिटमेंट किया था अगर आपकी बहन के साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और यहाँ की पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनाली फोगाट के मामले में कहा है कि गोवा सरकार को जांच करनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। परिवार काफी संगीन आरोप लगा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केस में आज सुनवाई होगी। मथुरा का जिला एवं सत्र न्यायालय आज इस पर सुनवाई करेगा। पिछली तारीख पर अदालत ने नारायणी सेना के अधिवक्ता सुरजीत सिंह को दूसरे पक्ष के अधिवक्ता जीपी निगम को केस से संबंधित कागजात 2 दिन के अंदर सौंपे जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये कागजात सोमवार को अदालत में सौंपे गए, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट आज अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों को गिराने के मसले पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अनुरोध पर टावर गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख को मंजूरी दे दी थी। साथ ही कहा था कि मौसम खराब होने जैसी किसी स्थिति में इसके लिए एक और हफ्ते यानी 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है। आज की सुनवाई से साफ होगा कि टावर गिराए जाने को लेकर कितनी तैयारी कर ली गई है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देश भर में करीब 3 करोड़ लोग निसंतान हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गोद लेने की जटिल प्रक्रिया के चलते हर साल सिर्फ 4000 बच्चे ही गोद लिए जाते हैं। उधर पिछली सुनवाई में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और JB पर्डीवाला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का विस्तृत ब्यौरा मांगा था और नोटिस भी जारी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में RJD सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को मिली जमानत के खिलाफ ED की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अमरेंद्र धारी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 13.34 करोड़ रुपए को कुर्क कर लिया था। बताया जा रहा है कि जब्त की गई रकम बैंकों में FD के रूप में जमा थी। 2 जून को ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। IIT JEE परीक्षा के लिए एक और सत्र आयोजित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने पहले और दूसरे सत्र के दौरान सामने आई तकनीकी कठिनाइयों का हवाला दिया और कोर्ट से IIT JEE परीक्षा के लिए एक और सत्र करवाने की मांग की। गौरतलब है कि IIT JEE मेंस परीक्षा 2022 में तकनीकी गड़बड़ियों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में गुरुवार को कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसमें पुलिस को इस चूक के लिए जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के SSP को 2 घंटे पहले ही उस रास्ते के बारे में बता दिया गया था जहां से पीएम जाने वाले थे। इसके बावजूद पंजाब पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त ठीक से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जहां से पीएम का काफिला गुजरना था वहां लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। बता दें कि करीब 8 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक हुई थी। आज IRCTC के सीनियर अधिकारियों को सिटीजन डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मुद्दे पर बुलाया गया है। IRCTC के अधिकारी कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के सामने पेश होंगे, जिसको लेकर लोकसभा सचिवालय में एक बैठक के बाद नोटिस जारी किया गया। गौरतलब है कि IRCTC ने यात्रियों और माल ढुलाई उपभोक्ता डाटा की बिक्री करने और इसके लिए एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया था। मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सावन कुमार टाक का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। सावन कुमार पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुवार सुबह हालत बिगड़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया, जहां शाम करीब 4:15 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सावन कुमार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सावन कुमार को किडनी की बीमारी थी और उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। NIA को 2021 मुद्रा पोर्ट से ड्रग्स जब्ती के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां NIA ने दिल्ली से 2 आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार और प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार किया है। साल 2021 मुद्रा पोर्ट से 3000 किलोग्राम ड्रग बरामदगी मामले में ये अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। पूछताछ में पता चला कि ये हेरोइन की खेप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सप्लाई की जानी थी। NIA अब इन दोनों से पूछताछ कर इस इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की सप्लाई चेन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। मिर्जापुर जनपद के कटरा कोतवाली क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी विभाग में कार्यरत महिला जूनियर इंजीनियर के साथ जल निगम के ठेकेदार ने घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की। महिला ने पुलिस को बताया कि वो घर में अकेली थी। रात में ठेकेदार सुहेल खान घर पर आकर दरवाजा खटखटाया। पूछने पर ठेकेदार ने बताया कि कुछ काम है। दरवाजा खोलने पर वो अंदर से दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद उसने शोर मचा दिया, जिससे वो भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी ठेकेदार सुहेल खान की तलाश में जुट गई है।
नई दिल्ली के साइबर सेल थाना पुलिस ने इंटरनेट पर महिलाओं से दोस्ती फिर उपहार भेजने के नाम पर ठगी के मामले में एक विदेशी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पाल ओपोरी घाना का रहने वाला है। वो कारोबार के सिलसिले में भारत आया था। यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ठगी का धंधा करने लगा। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने देश भर में 20 से अधिक महिलाओं को विदेश से उपहार भेजने के नाम पर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। उसके पास से 7 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के औरैया में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल प्रकाश महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप बोरवाल पुत्र शिवम और पत्नी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से घर के अंदर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर घर की तीसरी मंजिल पर जब नीचे पड़ रहा छोटा बेटा भागकर पहुंचा तो देखा कि एक ही कमरे में तीनों की लाशें पड़ी थीं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। 3 लोगों की गोली लगने से हुई मौत के बाद अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 80 में एक गद्दे बनाने की फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का गद्दा जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी व्यक्ति की हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।